हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, जैसा कि इस चैनल पर आपको सभी इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये केवल रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडियन पॉलिटी का यह पहला वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम के बारे में। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का आधार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्थापना की गई। तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। कब की गई? 1774 में किए गए, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? तो 1784 के एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। नेक्स्ट है 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। किस एक्ट के तहत चीन के साथ चाय तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान
वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, जिसे चौथा सदस्य, को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो कानूनी सदस्य के रूप में सर्वप्रथम किसे शामिल किया गया? तो मैकाले को शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। किस एक्ट के तहत विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से अलग किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो किस एक्ट के तहत किया गया सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। चर्चा करते हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। चर्चा करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया।
इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1909 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। किस अधिनियम के तहत केंद्र में पहली बार द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई? तो वह है भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था के अंतर्गत सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यदि पूछा जाए किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई, तो भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जान लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों जिसमें सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब चर्चा करते हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई। कब की गई? तो मई 1934 में की गई। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची, झारखंड की राजधानी रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया। तो संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो एम.एन. राय ने दिया। कब दिया? 1934 में दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद
पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। तो भारत में संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 की चर्चा करते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इसके तहत पर मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों, जिसमें ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। नेक्स्ट है, संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिनमें से 9 महिलाएं थीं, ने हिस्सा लिया। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। उसमें 207 सदस्यों में से कितनी महिलाएं ने भाग लिया था? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। नौ दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई और उसी समय
प्रथम बैठक की अध्यक्षता में ही अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, क्योंकि वह संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ नागरिक थे उसमें। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उस समय अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य की अध्यक्षता सौंपी और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटाकर 299 रह गई। भारतीय मूल के संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी होगी? 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, यानी कि संविधान के पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान सभा के प्रारूप पर विचार किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिन विचार किया गया? 114 दिन विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 दिसंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसे कुछ संविधान को वहाँ पर कुछ अनुच्छेद को उसी समय अंगीकृत कर दिया गया था। अब बाकी पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इन 11 अधिवेशनों की अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, यानी कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के लिए कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा पर कितने सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था? संविधान पर 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था। संविधान सभा नहीं, सॉरी, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 लोगों ने किया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह सिंह राव, जिन्हें BN राव के नाम से भी जाना जाता है, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वेनेगल नरसिंह राव को किया गया, जिसे BN राव भी कहते हैं, उनको नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों संविधान पूर्ण होने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ? इसके पीछे कहानी है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में उसने घोषणा की थी कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी के दिन मनाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया।
भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। उनके नाम इस प्रकार हैं, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्क्रिनी तथा अम्मू स्वामीनाथन थीं। ये 15 सदस्य महिलाएं थीं संविधान सभा में शामिल। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। संविधान सभा द्वारा विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वहीं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष में भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। बाद में इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव और डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। बात करते हैं तदर्थ झंडा समिति के बारे में। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब बात करते हैं संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति लिया गया है, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, द्विसदनी प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधायी प्रक्रिया
ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। परमाधिकार लेख ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार अर्थात प्रस्तावना लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध भी कहाँ से ग्रहण किए गए, तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यदि पूछा जाए उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ अर्थात रूस से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है या सोवियत संघ से लिया गया है। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शब्द यूज किया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, संघ को आपातकालीन शक्तियों और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। तो ये रहे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।